गुड मॉर्निंग। ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एडवर्टाइजिंग पेपर के यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम पहली बात तो ब्रांड के बारे में बात करेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, ब्रांड क्या होती है, ब्रांडिंग क्या है, इमेज आइडेंटिटी ब्रांड का एक और रिप्यूटेशन ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड एनाटॉमी आर्किटेक्चर क्या है, ब्रांड इक्विटी ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, ब्रांड सेगमेंटेशन ब्रांड पोजिशनिंग, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रांड्स, कॉर्पोरेट वर्सेस प्रोडक्ट ब्रांड्स, ब्रांड प्रिज्म मॉडल और को ब्रांडिंग एंड ब्रांड लाइसेंसिंग। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ब्रांड एंड ब्रांडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो ब्रांड और ब्रांडिंग ये फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं मार्केटिंग और बिजनेस में। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंज्यूमर के परसेप्शन को शेप करने में, लॉयल्टी पैदा करने में और साथ में वैल्यू, एक कंपनीज का वैल्यू क्रिएट करते हैं ये। अगर हम देखें कि ब्रांड क्या है, ब्रांड ये जो है एक लोगो से बहुत ही ज़्यादा कुछ है। नाम, प्रोडक्ट या लोगो से बहुत बड़ी चीज़ होती है ब्रांड। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक कंज्यूमर का परसेप्शन जो है और एक्सपीरियंस एक कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कैसी है। आप ब्रांड का नाम ही आपके माइंड में जैसे ही आता है, तुरंत आपके दिमाग में एक इम्पैथी, सिंपैथी या फिर आप समझ लीजिए और गलत भावना भी पैदा हो सकती है आपका, जिस तरह से उस पार्टिकुलर ब्रांड के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप ये पैदा करता है कंज्यूमर्स और उस पार्टिकुलर ब्रांड के बीच में। अगर हम ब्रांड आइडेंटिटी की बात करें, तो ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर जो है आप बोल सकते हैं विजुअल एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैसेजिंग हो सकते हैं, जिसको कि एक कंपनी जो है इस्तेमाल करती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें लोगो हो सकता है, टैगलाइन हो सकता है, कलर स्कीम्स हो सकते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स हो सकते हैं और एक स्ट्रांग और कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी कस्टमर्स को जिस जिस ब्रांड का आपने सामान लेना है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ब्रांड इमेज की अगर हम बात करें, ब्रांड इमेज ऐसी चीज़ है जिससे कस्टमर्स जो है अपने आप ही उसको परसीव करते हैं, अपने आप ही फ़ील करते हैं कि ये पार्टिकुलर ब्रांड क्या चीज़ है और कैसी चीज़ है। उनके अपने एक्सपीरियंस, इंटरैक्शंस और उस ब्रांड के साथ जो उनका एक्सपोज़र होता है उसके थ्रू। एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है एक फेवरेबल और कंसिस्टेंट इम्प्रेशन क्रिएट करना टारगेट ऑडियंस के बीच में, ताकि जो है उसका ब्रांड का जो है एक अच्छा इमेज बन सके। अब अगर हम ब्रांड इक्विटी की बात करें, तो ये एक इंटेंजिबल वैल्यू होती है, कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं होती है, इंटेंजिबल वैल्यू होती है जो कि एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक जो है समझ लो कि एडिशन देता है, बढ़ाता है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रीमियम कस्टमर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इसलिए पेमेंट पे करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो है परसेप्शन उस ब्रांड के प्रति किस तरह का है, उसके ऊपर ही कस्टमर जो है विलिंग होते हैं आपका उस ब्रांड की चीज़ें खरीदने या उस सर्विसेज को लेने के लिए। बहुत ही हाई अगर ब्रांड इक्विटी होता है तो उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा अपनी फील्ड में और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ब्रांड पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट होता है किसी भी ब्रांड की मार्केट के अंदर एक जो प्लेस बनता है उसको डिफाइन करने के लिए और दूसरे कंपटीटर्स के साथ कस्टमर्स के माइंड में जो है उस पार्टिकुलर ब्रांड के प्रति एक जो है भावना, मतलब एक पैदा करने के लिए। और वो पोजीशन जो होता है उसी से पता चलता है कि कस्टमर जो है किसके पास ज़्यादा जाएंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ब्रांड के डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर
काफ़ी जो है मतलब आप ये समझ लीजिए इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ब्रांड लॉयल्टी की बात करें तो ये डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है और एक प्रेफ़रेंस है जिसको कस्टमर्स जो है स्पेसिफ़िक ब्रांड के ऊपर जो है वो देते हैं इन कंपैरिज़न टू अदर ब्रांड्स। कंपनीज़ का एम ये होता है कि ब्रांड लॉयल्टी पैदा करें। इसके लिए उनको बहुत ही क्वालिटी और वैल्यू जो है डिलीवर करना होता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है और जो है अपनी इमोशनल कनेक्शंस जो है उनको भी काफ़ी जो है बढ़ावा देना होता है। अगर हम ब्रांड एक्सटेंशन की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं ब्रांड का नेम जो है जो एग्जिस्टिंग होता है और उसके साथ जो अपना नया मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें शामिल होकर के एक ब्रांड को एक्सटेंड करती हैं। आप नया प्रोडक्ट देखेंगे कोई कि टाटा, एग्जांपल के लिए टाटा एक बहुत ही एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो टाटा ने कोई एक नई कार या नई कोई चीज़ लॉन्च की या कोई नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया मार्केट में। अभी तक उन्होंने साल्ट नहीं बेचा था, एकाएक पता चला कि टाटा का साल्ट आ गया। तो उनका ब्रांड का जो नाम होता है वो उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश करने में बहुत मदद करता है। सक्सेसफुल ब्रांड एक्सटेंशन जो होते हैं वो इस्टेब्लिश ब्रांड के रेपुटेशन और उसकी इक्विटी की वजह से लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस की भावना लाते हैं और जिससे कि लोग उस ब्रांड से जल्द उस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट से बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ जाते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट एक बहुत ही लगातार चलने वाला प्रोसेस है। प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ताकि जो है अपन अपने ब्रांड को अच्छा बना सकें, उसको मेंटेन कर सकें और साथ-साथ उसका जो है स्ट्रेंथनिंग भी करते रहें। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रांड रिसर्च, मार्केटिंग कैंपेन और इसके साथ-साथ कस्टमर एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर हम ब्रांडिंग स्ट्रेटजी की बात करें, तो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी अलग-अलग तरह की होती हैं, जिसमें ब्रांड को आप जो है अपने ब्रांड को दूसरे के कॉम्पिटिटर से डिस्टिंक्ट अलग जो है दिखाना चाहते हैं। ब्रांड का पोजीशनिंग, रीपोजीशनिंग करना है, ब्रांड की इमेज को चेंज करना है। इसके अलावा को ब्रांडिंग भी कर सकते हैं दूसरे जो है ब्रांड के साथ जो कि खुद भी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, ताकि जो है दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है ब्रांडिंग का, तो इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग आपका इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब चीज़ें पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आपके सेल्स बढ़ सकते हैं और साथ-साथ आपका प्रॉफ़िट भी काफ़ी बढ़ सकता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एक जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस और कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, तो उसके अंदर एक बफर का काम करता है और उस ब्रांड की वजह से आप जो है खड़े रह सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इन नटशेल वी कैन से कि ब्रांड और ब्रांडिंग जो है बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशली मॉडर्न बिजनेस के। ये कैसे जो है कस्टमर्स आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को परसीव करते हैं और कैसे जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का से इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना के रखने के लिए बहुत ही केयरफुल प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। आप अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है और एक अच्छा मैनेज, खूब बढ़िया वेल मैनेज जो ब्रांड होता है, वो काफ़ी बड़ा वैल्यू आपके लिए क्रिएट कर सकता है और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है ओवर आपके कॉम्पिटिटर्स के। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेज आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। तो इमेज आइडेंटिटी और रेपुटेशन ये इंटरकनेक्टेड टर्म्स होते हैं। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रांड्स दूसरों से कैसे जो है दूसरे लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो है ओवरऑल परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी किसी एंटिटी के उसके लिए जो है काफ़ी इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है। अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे। पहले अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज क्या है? इमेज जो है एक समझ लीजिए कि बाहरी एक परसेप्शन होता है
या एक इम्प्रेशन होता है जो कि एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड पब्लिक के बीच में रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे किस तरह से जो है लोग उसको परसीव करते हैं और सोचते हैं कि ये इस इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें मिला वो किस तरह का था। तो एक इमेज जो शेप होती है, इसमें आपके विजुअल क्यूज भी हो सकते हैं, लोगोज, डिज़ाइन से मैसेजिंग आप कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स और कम्युनिकेशन के द्वारा, और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जो लोगों के पास जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, इन सब चीज़ों से आप इमेज क्रिएट करा सकते हैं। आप देखेंगे आजकल हर एक ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह होता है प्रोडक्ट, उसके अंदर सब में कमेंट सेक्शन होता है। तो एक लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, यूज़र्स वो जो लिखते हैं, उससे भी एक कंपनी का जो है इमेज के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब वो अच्छा इमेज भी होता है, पॉजिटिव इमेज भी और नेगेटिव इमेज भी हो सकता है। एक एंटिटी जो है एक्टिवली अपने मैंने इमेज को मैनेज भी कर सकती है और इन्फ्लुएंस भी कर सकती है थ्रू मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पब्लिक रिलेशन एफर्ट के द्वारा। तो एक ऑनगोइंग गोइंग प्रोसेस है। इमेज को अगर अच्छा मेंटेन करके रखना है तो आपको पर्सनल पब्लिक रिलेशंस भी सही बना के रखने पड़ेंगे, एक्टिविटीज़ भी बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक इंटरनल या सेल्फ परसेप्शन जो है कोई किसी भी एंटिटी का होता है, और ये एक एसेंस होता है कि कोई इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड किसी भी ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, क्या बिलीव करता है कि ये कैसा होना चाहिए। आइडेंटिटी वैल्यूज, मिशन, कल्चर और पर्पज, इनको सबको जो है मिला करके बनती है। किसी भी एंटिटी की आइडेंटिटी इसकी इमेज के साथ बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, और जैसे ये बाहर दिखाई पड़ता है वैसे ही अंदर भी होना चाहिए। और इनके बीच में, इमेज और आइडेंटिटी के बीच में एक अच्छी खासी जो है कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो है ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी जो है आप डेवलप कर पाएंगे। आइडेंटिटी मिशन स्टेटमेंट्स, कोर वैल्यूज़ और इंटरनल कल्चर के द्वारा भी जो है वो कम्युनिकेट की जाती है। रेपुटेशन की बात करेंगे। रेपुटेशन एक कलेक्टिव परसेप्शंस है या फिर इवैल्यूएशन होता है किसी एंटिटी की करेक्टर, इंटीग्रिटी और ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में, कि दूसरे लोग जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं और पब्लिक हो सकती है। रेपुटेशन ओवर टाइम बनती है कंसिस्टेंस बिहेवियर, एक्शन और इंटरेक्शन के द्वारा, और ये जो है किसी भी एंटिटी की ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट, सर्विसेज, रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंड करती है। पॉजिटिव रेपुटेशन आपका ट्रस्ट बढ़ा सकती है, कस्टमर को, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, और एक अच्छा एक गुडविल कायम कर सकती है लोगों के बीच में। लेकिन अगर रेपुटेशन आपकी डैमेज हो गई तो इसके आपको जो है आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर बहुत ही जो है बुरे इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। अगर हम इनके बीच में रिलेशन की बात करें तो इमेज क्या होता है, वो एक्सटर्नल प्रोजेक्शन होता है आइडेंटिटी का। आ, ये दिखाता है कि कोई भी एक ब्रांड है या कोई एक एंटिटी है कि अपने आप को ये किस तरह से जो है दुनिया को दिखाती है, और वो डिपेंड करता है कि इनके इंटरनल बिलीफ्स और वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अलावा अगर हम रेपुटेशन देखें तो रेपुटेशन जो है, आप एक एंटिटी का इमेज किस तरह से आपके आइडेंटिटी के साथ किस तरह से जो है वो कंसिस्टेंसी दिखा रही है, किस तरह कंसिस्टेंट है, पॉजिटिव अलाइनमेंट है या नेगेटिव अलाइनमेंट है, तो उसी के हिसाब से जो है आपका रेपुटेशन डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इमेज, आइडेंटिटी और रेपुटेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होते हैं, और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स एक्टिवली मैनेज करते रहते हैं, और अपनी रेपुटेशन को जो है बचाने के लिए बहुत सारे जो है तरह की अपनी एक्टिविटीज़ हमेशा जारी रखते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बिहेवियर
भी उनके होते हैं जो कि की फैक्टर होते हैं एक पॉजिटिव रेपुटेशन जो है लॉन्ग टर्म में तक बना करके रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी ब्रांड एनाटॉमी और एंड स्ट्रक्चर। ब्रांड एनाटॉमी और ब्रांड स्ट्रक्चर ये बहुत ही इसेंशियल कंसेप्ट होते हैं ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के अंदर में, स्ट्रेटजी बनाने में। एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करते हैं। आप जो है क्रिएट करना और मैनेज करना है ब्रांड के पोर्टफोलियोज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम अभी देखेंगे कि ब्रांड एनाटॉमी क्या है। अब एनाटॉमी आपको पता ही होगा। एनाटॉमी का वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए होता है। बायोलॉजी में एनाटॉमी का यूज होता है। हम देखे होंगे पहले बचपन में कि फ्रॉक्स वगैरह का एनाटॉमी किया जाता था। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स को भी जो है पूरे ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी करनी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर एनाटॉमी जो है ज़्यादा एनाटॉमी एक पार्टिकुलर जो है प्रॉपर ब्रांच भी होता है मेडिकल स्टडीज़ के अंदर। तो अगर हम ब्रांड एनाटॉमी की बात करें तो ये बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं जो एक ब्रांड को बनाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके जो जो कितने कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं उसको जो है हम क्या कहते हैं ब्रांड एनाटॉमी। ये एक ब्रांड को इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में है उनके अंदर ब्रेक डाउन करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में मदद कर मिलती है कि हमारा ब्रांड किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है और ये किस तरह से फंक्शन करता है। अगर हम ब्रांड एनाटॉमी के जो की कंपोनेंट्स है उसके ऊपर बात करें तो वो इस तरह से हैं। पहली बात तो ब्रांड नेम। ये एक यूनिक नेम होता है या टाइटल होता है जिसके द्वारा ब्रांड को जाना जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए। सेकंड है ब्रांड लोगो। ये विजुअल सिंबल या मार्क जो है उस पार्टिकुलर ब्रांड के साथ जो लिंक्ड होता है या एसोसिएटेड होता है उसको हम लोगो कहते हैं। लोगो जो है विजुअल एलिमेंट्स कंटेन करते हैं जो कि एक ब्रांड की आइडेंटिटी और उसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ब्रांड टैगलाइन या स्लोगन एक शॉर्ट मेमोरेबल फ्रेज जो कि पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जो है जुड़ा होता है उसकी एसेंस वैल्यू प्रोपोजिशन और मिशन को दिखाता है तो उसको हम ब्रांड टैगलाइन कहते हैं। सदियों के लिए जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे ब्रांड्स काफ़ी जो है आप देखेंगे फेमस होगा। इसके अलावा ब्रांड के कलर स्पेसिफिक कलर जो है पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसमें जो है सबसे ज़रूरी है कि आपका जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि लोग ब्रांड को हमेशा जो है उस कलर को देखते ही रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। ब्रांड टाइपोग्राफी ये जो फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी स्टाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं ब्रांड के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ उसको हम ब्रांड टाइपोग्राफी कहते हैं। ये जो है एक ब्रांड की पर्सनालिटी और उस को जो है रिफ्लेक्ट भी करता है। ब्रांड वॉइस या ब्रांड टोन स्टाइल या मैनर जिसके अंदर ब्रांड कम्युनिकेट करता है अपनी ऑडियंस को उसको हम ब्रांड वॉइस या टोन बोलते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, ह्यूमरस भी हो सकता है। जिस तरह से भी ब्रांड का पर्सनालिटी है उसके हिसाब से ये हो सकता है। ब्रांड वैल्यू ये कोर प्रिंसिपल और वैल्यूज होते हैं जो कि एक ब्रांड रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू लोगों को ब्रांड का बिहेवियर और साथ में आपको डिसीजन मेकिंग के लिए उस ब्रांड से जुड़ने के लिए आपको गाइड करते हैं। ब्रांड पर्सनालिटी ये ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ट्रेड्स होते हैं जो कि किसी भी ब्रांड के साथ असाइंड होती हैं ताकि जो है लोग उसको जो है रिलेट कर पाएँ और उसको मेमोरेबल बना पाएँ। ब्रांड की प्रॉमिस एक कमिटमेंट या प्लेज जो भी ब्रांड बनाता है अपने कस्टमर्स के लिए उस ब्रांड से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको हम ब्रांड प्रॉमिस बोलते हैं। ब्रांड एक्सपीरियंस ये सारे इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंस जो कस्टमर्स को उस पर्टिकुलर ब्रांड से जुड़ने के बाद होता है इसमें कस्टमर सर्विस प्रोडक्ट क्वालिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें ब्रांड एक्सपीरियंस को डेवलप करती हैं। ब्रांड स्टोरी नैरेटिव जो है जो कि ब्रांड की हिस्ट्री पर्पज उसकी जर्नी को कन्वे करता है और अगर एक ब्रांड की जो स्टोरी होती है वो एक्चुअली जो है लोगों को इमोशनली जो है
उस पार्टिकुलर ब्रांड से कनेक्ट होने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अभी हम बात करेंगे ब्रांड स्ट्रक्चर की। तो ब्रांड स्ट्रक्चर जो होता है ये एक्चुअली जो है स्ट्रैटेजिक जो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर कंपनी का होता है या कंपनी का ब्रांड का होता है, उसके पोर्टफोलियो के अंदर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ब्रांड स्ट्रक्चर। ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि कैसे जो है बहुत सारे तरह के ब्रांड्स किसी कंपनी के द्वारा अगर ओन की जाते हैं तो एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है रिलेट करते हैं और कैसे वो मार्केट में पोजीशन होते हैं। आप देखेंगे जैसे कोका कोला की ही बात कर लें तो बहुत सारे इनके जो है ब्रांड नेम तो वही होगा, लेकिन इनका कई आइटम कई तरह के जो है प्रोडक्ट्स इनके आते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ब्रांड नेम वही होता है। इसी तरह से इसमें क्या आता है कि कुछ कॉमन ब्रांड आर्किटेक्चर मॉडल्स होते हैं, जैसे कि मोनोलिथिक ब्रांड आर्किटेक्चर, इंडोर्स ब्रांड आर्किटेक्चर, ब्रांडेड हाउस आर्किटेक्चर, हाइब्रिड ब्रांड आर्किटेक्चर। अगर हम मोनोलिथिक ब्रांड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो सिंगल मास्टर ब्रांड होता है वो जो है सारे प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए जो है जो कंपनी ऑफर करती है उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे कि टाटा। अब टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन उनका सबका जो है ब्रांड नेम जो टाटा है वही यूज होगा। सब ब्रांड्स जो है मास्टर ब्रांड के साथ बहुत ही क्लोजली टाइड होते हैं। और अभी जैसे देखेंगे कि गूगल के प्रोडक्ट्स जीमेल है, गूगल ड्राइव, ये सारे के सारे जो है गूगल नेम, जितने भी गूगल के आप देखेंगे कि इतने सारे ब्रांड हैं, वो सारे के सारे जो है आपके गूगल मीट हो गया, चाहे गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, ये अभी दुनिया भर के जो है ब्रांड गूगल के आ रहे हैं, वो सब जो है गूगल नाम से ही जो है प्रोमिनेंटली जो है कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट होता है इंडोर्स ब्रांड आर्किटेक्चर। इसमें पेरेंट ब्रांड बहुत सारे सब ब्रांड्स को इंडोर्स करता है और ये सपोर्ट करता है उनको क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन देने के लिए। पेरेंट ब्रांड का नाम जो है जनरली सब्टली ही यूज होता है, डायरेक्ट जो है उसमें नहीं यूज होता है। आप देखें जो है नेस्ले के सब ब्रांड्स जैसे किटकैट और नेस्प्रेसो, ये जो है नेस्ले ब्रांड के साथ जो है उनके द्वारा इंडोर्स किए गए हैं। ब्रांडेड हाउस आर्किटेक्चर, इस मॉडल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं वो सेम जो है ब्रांड नेम का इस्तेमाल करती हैं, और जिससे जो है एक कंसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप होती है पूरे उनके इंटायर पोर्टफोलियो के अंदर। इसमें जैसे एप्पल हो गया, अब एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एप्पल के नाम से ही जो है ब्रांडेड होते हैं। हाइब्रिड ब्रांड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इसमें इन सारे जो मॉडल्स हमने तीनों जो बात किया है इनके सब का कॉम्बिनेशन से जो मॉडल बनाया जाता है उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन बिजनेस यूनिट्स का जो है इस्तेमाल इसका यूज करके एक जो है अलग ही टाइप का ब्रांड आर्किटेक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्रांड आर्किटेक्चर। इसमें सारे के सारे का मिक्स होता है एक तरह से आप देख सकते हैं। अब मेन चीज़ यही है कि एक इफेक्टिव ब्रांड आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है अपने आप को अच्छी तरह मैनेज करने में और अपने ब्रांड के एसेट्स को इफ़िशिएंटली लेवरेज करने में। इसके अलावा जो है ब्रांड का कन्फ्यूजन दूर करने में, ताकि उनका एक अच्छा बहुत अच्छा इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर हो सके और उनके जो है खुद के पोर्टफोलियो को भी काफ़ी स्ट्रांग वो दिखाए। तो ब्रांड एनाटोमी जो होता है वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं एक पार्टिकुलर ब्रांड के उनको सबको ब्रेक डाउन करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें जो उसमें जुड़ती हैं वो सब के बारे में वो बताता है, ताकि आप एक ब्रांड को अच्छी तरह से हर एक एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी कोहेसिव मैनर से उसको आप मैनेज कर सकें और आपका ब्रांड जो है काफ़ी स्ट्रांग बना रहे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड मैनेजमेंट। तो ब्रांड इक्विटी और ब्रांड मैनेजमेंट ये बहुत ही इसेंशियल कंसेप्ट होते हैं मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं और इनका जो है किसी भी बिजनेस को क्रिएट और मेंटेन करने में और एक जो है वैल्यू देने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है।
अगर हम ब्रांड इक्विटी की बात करें तो ये ब्रांड इक्विटी जो होता है वो इंटेंजिबल वैल्यू होता है, और ब्रांड कोई भी जो है इसको बहुत ही ओवर टाइम धीरे धीरे बनाता है, और उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट सर्विसेज, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, इफेक्टिव मार्केटिंग, स्ट्रांग ब्रांड रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों की वजह से ये बनता है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे ब्रांड अवेयरनेस, कितनी जो है पब्लिक के बीच में आपके पार्टिकुलर ब्रांड की फैमिलियरिटी और इसका रिकॉग्निशन है कस्टमर्स के बीच में, उसको ब्रांड अवेयरनेस बोलते हैं। ब्रांड एसोसिएशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इमोशंस, वैल्यू जो पार्टिकुलर ब्रांड के साथ जो है एसोसिएट होते हैं कस्टमर के, तो उनको जो है क्या बोलते हैं, ब्रांड एसोसिएशन। इसके अलावा परसीव्ड क्वालिटी, एक लेवल ऑफ क्वालिटी और कंसिस्टेंसी उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जो एसोसिएट होता है उसको परसीव्ड क्वालिटी बोला जाता है। ब्रांड लॉयल्टी, कितने जो है कस्टमर्स जो है लॉयल है उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति, इसको जो है उनके मतलब अगर हम कंपेयर करें ओवर जो है उनके कंपटीटर से, उसको ब्रांड की लॉयल्टी बोला जाता है। ब्रांड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जितने भी उस ब्रांड के साथ रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क्स हो गए, पैटर्न्स, कस्टमर डाटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सारे जो है मिल करके ब्रांड को ब्रांड एसेट बनाते हैं। अब हम ब्रांड मैनेजमेंट की बात करें। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटजिक प्लानिंग, डेवलपमेंट और उस पर्टिकुलर ब्रांड का कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, और ये सब मिल करके इंश्योर करती हैं कि ब्रांड की डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनकी जो इक्विटी जो है वो उसको कितना इन्हेंस कर सकती हैं। इफ़ेक्टिव जो ब्रांड मैनेजमेंट होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कंसिडरेशन को एक साथ मिला करके चलता है। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं बात करूँगा उसके ऊपर। पहली बात तो ब्रांड स्ट्रेटजी, एक ब्रांड की पोजीशनिंग, टारगेट ऑडियंस, वैल्यू प्रोपोजिशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है वो किस तरह से भुनाया जाए, उसको हम ब्रांड स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसमें जो है लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख करके जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ब्रांड आइडेंटिटी की अगर बात करें तो एक कोहेसिव ब्रांड आइडेंटिटी, लोगोस, कलर स्कीम्स, टैगलाइंस, डिज़ाइन एलिमेंट्स, इनको सबको मिला करके एक ब्रांड की जो पर्सनालिटी डेवलप की जाती है और एक वैल्यू क्रिएट किया जाता है उसको हम ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। ब्रांड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो ब्रांड के अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं, कस्टमर के साथ इफेक्टिवली एंगेज करने के लिए, उसको हम ब्रांड कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्रांड मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है कस्टमर के परसेप्शन को, मार्केट ट्रेंड्स और इसकी तरह से ब्रांड के परफॉर्मेंस को, ताकि जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट या कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसको किया जा सके। ब्रांड एक्सटेंशंस, आप डिसाइड करते हैं कि कितना जो है ब्रांड को एक्सटेंड करना है, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज किस तरह से मार्केट में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको जो है कैसे लाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रख करके जब हम अपने नई कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। क्राइसिस मैनेजमेंट, आप कोई भी जो है ब्रांड क्राइसिस, रेपुटेशन का कोई चैलेंजेज होते हैं तो उनको जो है किस तरह मैनेज करते हैं, ताकि जो है आप जो है डैमेज को मिनिमाइज कर पाएँ और कस्टमर के ट्रस्ट को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर पाएँ। लीगल प्रोटेक्शन, किसी भी ब्रांड को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और लीगल मेजर से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि आप जो है अनएथराइज यूज या इन्फ्रिंजमेंट से अपने ब्रांड को बचा सकें। ब्रांड एक्सपीरियंस, आप ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है वो ब्रांड की प्रॉमिस जो होती है, ब्रांड का जो जो प्लानिंग किया हुआ है कि किस तरह से हमने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करा उसके साथ कितना अलाइन है, और कस्टमर का ट्रस्ट कितना बिल्ड किया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बढ़िया है, कस्टमर सर्विस कैसी है, वो सारे मिल करके जो है एक ब्रांड एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रांड सेगमेंटेशन और ब्रांड पोजिशनिंग। तो ब्रांड सेगमेंटेशन और ब्रांड पोजिशनिंग ये दोनों बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट्स होते हैं ब्रांड की स्ट्रेटजी में, और ये मदद करते हैं कंपनीज को राइट ऑडियंस जो है उनको जो है चूज़ करने के लिए, टारगेट करने के लिए, और अपने आप को जो है मार्केट प्लेस में दूसरे कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम अगर ब्रांड सेगमेंटेशन की बात करें
तो ब्रांड सेगमेंटेशन में मार्केट को डिस्टिंक्ट ग्रुप में ये डिवाइड करता है, जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड आवश्यकताएं लोगों की होती हैं। ये कंपनी को ये प्रोसेस जो है अलाउ करता है कि अपने ब्रांडिंग एफर्ट्स को और मार्केट स्ट्रेटजी को किस तरह से बेटर जो है रेजोनेट कर पाएँ, ताकि स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से आप जो है अपना एक्शन करें, ताकि उनको अपने ब्रांड के साथ जोड़ सकें। की एलिमेंट्स इसके अंदर जो होते हैं, पहली बात तो डेमोग्राफीज। तो सेगमेंटेशन जो है डेमोग्राफिक फैक्टर सच एज एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर, जो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोग्राफिक्स। आप मार्केट को जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि लाइफ स्टाइल, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, इनके साथ आप जो है ब्रेक डाउन करते हैं। बिहेवियरल, आप जो है कस्टमर बिहेवियर को, जैसे परचेजिंग हैबिट्स, प्रोडक्ट यूजेज और ब्रांड लॉयल्टी, इस तरह से जो है इनको जो है सेगमेंटेशन करते हैं। और उसके बाद जियोग्राफिक, जियोग्राफिक में जो है कस्टमर्स को जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर, जैसे लोकल, रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल स्केल पे आप जो है उसको ग्रुपिंग करते हैं। नीड्स एंड बेनिफिट्स, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड, प्रॉब्लम या बेनिफिट्स, जिसमें जिससे कि जो है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर को मिलता है, तो उनको भी एक तरह से जो है ग्रुपिंग किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप ब्रांड का सेगमेंटेशन करते हैं। ब्रांड पोजिशनिंग की अगर हम बात करें, तो ये एक स्ट्रेटजिक प्रोसेस होता है कि किस तरह से आप ब्रांड का यूनिक प्लेस जो है मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश करें, और कस्टमर्स के दिमाग के अंदर एक जो है अच्छा खासा जो है इमेज बनाएं। इसमें जो है बहुत सारे किस तरह कस्टमर्स परसीव करते हैं, और ब्रांड के बारे में, और जो है क्या क्या बेनिफिट्स ये ऑफर करती है, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी जो है बात होती है। की कंपोनेंट जो ब्रांड पोजिशनिंग के होते हैं, इसमें सबसे पहली बात है टारगेट ऑडियंस। आइडेंटिफाई करना है आपने स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को, और उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, और लोगों को जो है अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसके अलावा वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करना पड़ता है कि यूनिक वैल्यू बेनिफिट्स क्या होंगी, जो कि एक ब्रांड ऑफर करता है कस्टमर्स के लिए। ये वैल्यू जो है कस्टमर टारगेट ऑडियंस के साथ बिल्कुल रेजोनेट होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, आइडेंटिफाई करना कि क्या ब्रांड को जो है अपने कंपटीटर से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंशिएट करती है। ये प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी, प्राइसिंग और ब्रांड पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ब्रांड प्रॉमिस, एक क्लियर और कंपेलिंग प्रॉमिस, कस्टमर को जो है किस तरह से जो है वो क्या ब्रांड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जो है जो कम्युनिकेट करते हैं उसको ब्रांड प्रॉमिस बोला जाता है। ब्रांड पर्सनालिटी, एक जो है ब्रांड पर्सनालिटी या कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना, जो कि टारगेट ऑडियंस के प्रेफरेंसेज और वैल्यू के साथ जो है अलाइन होता हो। इसके अलावा पोजीशनिंग स्टेटमेंट, एक कंसाइज स्टेटमेंट जो आर्टिकुलेट करता है कि ब्रांड की यूनिक पोजीशन क्या है मार्केट में। ये इसको टैग लाइन या स्लोगन के थ्रू भी जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें ब्रांड सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग की, तो ये एक मेंटल इमेज उस पार्टिकुलर ब्रांड के प्रति जो है कस्टमर के दिमाग में पैदा करते हैं, जो कि जिससे क्या होता है कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स जो उस पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, उनसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं और पार्टिकुलर ब्रांड के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रांड। एडवर्टाइजिंग का बहुत ही ज़रूरी रोल होता है मैनेजमेंट और क्रिएशन में ब्रांड्स के। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जो कंपनीज को अलाउ करता है पब्लिक के साथ, जो उनके यूजर्स हैं उनके साथ, कस्टमर्स के साथ जुड़ने के लिए। इसमें जो है कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो ब्रांड के अवेयरनेस टारगेट ऑडियंस के बीच में लाने में काफ़ी मदद करता है। ये बहुत सारे एडवर्टाइजिंग चैनल्स होते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया, जिससे कंपनीज अपने ब्रांड को जो है पोटेंशियल कस्टमर्स तक इंट्रोड्यूस करती हैं।
ये भी इंश्योर किया जाता है इसमें कि कस्टमर जो है इस ब्रांड और इसकी लोगों को रिकॉग्नाइज करें, जितने भी विजुअल एलिमेंट्स या नेम वगैरह होते हैं, ताकि वो ब्रांड जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरेबल बन जाए। ब्रांड आइडेंटिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि ये रीइंफोर्स करता है और मेंटेन करता है एक ब्रांड की आइडेंटिटी को। ये कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट करता है एक ब्रांड की कोर वैल्यूज, मिशन और पर्सनालिटी जो है पब्लिक के बीच में। विजुअल एलिमेंट्स जैसे लोगोस, कलर स्कीम्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीचर की जाती है प्रोमिनेंटली जो है एडवर्टाइजिंग में, ताकि वो ब्रांड का रिकॉग्निशन और एसोसिएशन को स्ट्रेंथन कर सके। अगर हम ब्रांड मैसेजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो है क्या होता है, अलाउ कंपनीज को अलाउ करता है कि अपने ब्रांड के मैसेज को किस तरह से इफेक्टिवली कन्वे करें ऑडियंस के बीच में या यूज़र के बीच में, कस्टमर के बीच में। इसमें कम्युनिकेटिंग ब्रांड्स यूनिक कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, बेनिफिट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनीज ब्रांड की कंपलिंग स्टोरीज को जो है पब्लिक के बीच में लाते हैं, जिससे कि कस्टमर्स के अंदर जो है एक इमोशन जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति पैदा होता है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। एडवर्टाइजिंग मदद करता है एक पर्टिकुलर ब्रांड को अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने में। प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी, प्राइसिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है किस तरह से दूसरों से अलग है और कितना जो है आप उस ब्रांड को यूज करके आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है पैदा करता है एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा ब्रांड की इक्विटी जो है डेवलपमेंट करने में भी जो है एडवर्टीजमेंट का काफ़ी ज़्यादा मदद होता है। प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोशन करना है आपको, कुछ भी जो है पब्लिक को पता चले कि आप हमारा क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज, क्या फीचर्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या ऑफरिंग्स हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को पब्लिक के बीच में लाना। कस्टमर इंगेजमेंट और इंटरेक्शन करना। इसके अलावा जो है क्राइसिस मैनेजमेंट, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस टाइम पे आपने थ्रू एडवर्टाइजिंग आप जो है अपने रेपुटेशन और सब चीज़ों को दिखा करके और अ, उस अपने जो है कमिटमेंट को, डेडिकेशन को जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए दिखा करके आप जो है अपने क्राइसिस को, कोई क्राइसिस सिचुएशन आई तो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। मार्केट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मार्केट के अंदर नई मार्केट्स में जगह जगह रीच अपना बढ़ाने में किसी भी ब्रांड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट्स होता है मैनेजमेंट और क्रिएशन में किसी भी ब्रांड के। ये ब्रांड की परसेप्शंस को शेप करता है, ब्रांड इक्विटी को डेवलप करता है और जो है कस्टमर लॉयल्टी को जो है मतलब बढ़ाता है ये। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन ब्रांड की आइडेंटिटी, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, इनके साथ मिल करके एक जो है बहुत ही मतलब एक समझ लीजिए कि कस्टमर बिहेवियर को बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है ला सकते हैं और इससे जो है आपको काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कारपोरेट वर्सेस प्रोडक्ट ब्रांड्स। तो कारपोरेट ब्रांड्स और प्रोडक्ट ब्रांड होते हैं, ये दो डिस्टिंक्ट होते हैं ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज जो कि कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं अपना जो है अपने ब्रांड की आइडेंटिटी और इमेज को जो है बिल्ड करने के लिए। हर अप्रोच जो क्या होता है कि ये एक जो स्पेसिफिक पर्पज और जो है अपना एक ओन एडवांटेज और चैलेंज जो है लेके आता है। अगर हम कॉर्पोरेट ब्रांड की करें बात तो इसमें जो है पहली बात क्या होती है, फोकस ऑन द कंपनी। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग जो है एम्फेसाइज करता है कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, कंपनी को एज ए प्राइमरी ब्रांड ये दिखाना चाहता है। अब ब्रांड इक्विटी ट्रांसफर, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट ब्रांड जो होते हैं वो अपनी रेपुटेशन और इक्विटी को जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो उनके कॉर्पोरेट अम्ब्रेला के अंदर आ रही हैं उसको एक तरह से समझ लो लेवरेज करने का काम करती हैं। ये एक ट्रस्ट एडवांटेज जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज में पैदा करती है, ताकि जो है आप बहुत आसानी से उसको, जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो आपके दिमाग में जो एक्सपीरियंस है, जो आप कैरी कर रहे हैं एक वैल्यू, उसके साथ आप आगे उस पर्टिकुलर नए लॉन्च से जुड़ सकें। एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग, ये जो है काफ़ी कॉस्ट सेविंग कराता है।
क्योंकि एक सिंगल कॉर्पोरेट ब्रांड होता है वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। आप उसी को खाली मेंटेन अगर कर रहे हैं तो आप सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सबके ऊपर उस जो पार्टिकुलर ब्रांड की छाप रहती है। जैसे टाटा नाम हो गया या रिलायंस या कोई भी जो है आप ले लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी मदद होता है इससे, क्योंकि एक पार्टिकुलर ओनली वन ब्रांड होता है तो वो फेलियर और क्राइसिस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है। आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पे तो एप्पल है, कोका कोला है, गूगल है, टाटा है, रिलायंस है, ये सारे जो है, अभी आप अदानी देखें तो इनकी बहुत सारे सर्विस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है इनके अपने खुद के वैल्यू, कल्चर और रेपुटेशन की वजह से लोग इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहचानते हैं। बहुत सारे तरह के काम होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो है लोग एक पर्टिकुलर रेपुटेशन जो है वो ब्रांड अपना कैरी करता है। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट ब्रांड। प्रोडक्ट ब्रांड जो होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ओनली फोकस होता है। इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन पे ही ज़्यादा बात होती है। ये यूनिक जो है आइडेंटिटी जो है अपना खुद का जो है पैदा करना चाहता है। टेलर्ड मैसेजिंग होते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड जो है टेलर्ड मैसेजिंग प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक फीचर और बेनिफिट हर एक प्रोडक्ट का कैसे क्या क्या है उसके ऊपर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और जो है नई मार्केट में पहुंचने में काफ़ी मदद करता है। ब्रांड का डिफरेंशिएशन, कंपनी जो है डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ के साथ जो है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और डिफरेंशिएशन के लिए जो है उसको इस्तेमाल करती हैं और डिस्टिंक्ट कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर जो है उसको लेकर के जाती हैं। कस्टमर प्रेफरेंसेस, बहुत सारे कस्टमर्स परचेज डिसीजन जो है अपने उस पर्टिकुलर ब्रांड के एट्रीब्यूट्स और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जो है ज़्यादा उनका जो है ध्यान होता है, तभी वो डिसीजन लेते हैं अपना। तो उसमें क्या होता है उसके साथ साथ जो है जो पेरेंट कंपनी है उसका रेपुटेशन भी साथ साथ उसका जिम्मेदार होता है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देंगे तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। ये जानी जाती है एक्सटेंसिवली जो है प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रांड जैसे टाइड, पैम्पर्स, जिलेट, ये यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी के साथ आते हैं। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है कॉर्पोरेट और प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बीच में आप जो है चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। एक कंपनी अगर जो है बहुत ही बड़ा रेंज प्रोडक्ट का जो है ऑफ़र कर रही है, या फिर जो है वो डाइवर्स मार्केट में ऑपरेट करती है, तो इसमें जो है प्रोडक्ट ब्रांडिंग जो है काफ़ी समझ लीजिए कि सूटेबल हो सकता है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हर प्रोडक्ट लाइन में के लिए क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा अगर रेपुटेशन की बात करें तो एक कारपोरेट ब्रांड का जो है अगर स्ट्रांग और पॉजिटिव रेपुटेशन है तो उससे जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट को मदद मिल सकती है। और नीच वर्सेस ब्रॉड मार्केट्स की अगर बात करें तो कार कंपनी जो है न्यू मार्केट्स को या नीच मार्केट्स को एक स्पेसिफिक जो है मार्केट को अगर जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के साथ अट्रैक्ट करना चाहती है, अपने साथ जोड़ते रहती हैं, जोड़ना चाहती हैं, तो फिर आप जो है ब्रांड मार्केट इसमें इससे काफ़ी जो है इसमें उनको मदद मिल सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट ब्रांडिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। इस एक जिस तरह से जो है मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट एडॉप्ट किया जाता है या फिर मार्केट के कंडीशंस किस तरह से जो है चेंज होते हैं, उसके ऊपर जो है आपको जो है कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट ब्रांडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। रिसोर्स एलोकेशन में जो है रिसोर्सेज जितनी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए अवेलेबल होते हैं उनको सबको जो है एक किस तरह से जो है मतलब आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें जो है इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट और प्रोडक्ट ब्रांडिंग दोनों का जो है क्या है एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलती हैं, ताकि वो एक अच्छा स्ट्रेटजाइज अपने जो है ब्रांड को कर सकें, अपने प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और एक बैलेंस बना के रख सकें और साथ में जो है काफ़ी बेनिफिशियल उनके लिए रहे। अभी हम नेक्स्ट हम बात करेंगे को ब्रांडिंग एंड ब्रांड लाइसेंसिंग। तो को ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि
ये को ब्रांडिंग और ब्रांड लाइसेंसिंग दोनों मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनके अंदर पार्टनरशिप्स जो है कंपनीज के बीच में होता है, कि ताकि जो है अपने ब्रांड की इक्विटी को लेवरेज कर सकें, मार्केट रीच को एक्सपैंड कर सकें, और साथ साथ जो है अपना एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करें। ये सिमिलरिटीज जो है शेयर करती हैं, बट इनके अंदर कुछ जो है डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स और पर्पज भी होते हैं। हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले को ब्रांडिंग की बात करेंगे। को ब्रांडिंग को हम ब्रांड पार्टनरशिप के द्वारा भी जानते हैं। जैसे डुअल ब्रांडिंग, दो ब्रांड मिल करके जो है ब्रांड एक साथ जो है मिल के किसी चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करते हैं। इसमें दो या ज़्यादा कंपनियां एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं एक ज्वाइंट प्रोडक्ट या सर्विस जो है क्रिएट करने के लिए, अ, जिसमें जो है जितने भी पार्टनर होते हैं उनके जो है ब्रांडिंग एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस स्ट्रेटजी का मेन एम होता है कि दोनों ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है उसको कंबाइन करके कस्टमर परसेप्शन को इम्पैक्ट करना है, साथ में अपना मार्केट विजिबिलिटी को बढ़ाना है और सेल्स को ड्राइव करना है। इसमें की एस्पेक्ट्स जो होते हैं, शेयर्ड प्रोडक्ट या सर्विस आ सकती है। इसके अलावा ब्रांड इक्विटी को लेवरेज करना, और जब लेवरेज होता है तो इससे जो बेनिफिट होता है वो दोनों कंपनियों को म्यूचुअल बेनिफिट। और साथ में आप जो है देखेंगे, अगर फेमस जो एग्जांपल की बात करते हैं तो इंटेल जैसे है, वो बहुत सारे जो है कंपनियों के साथ जो है मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो है एक अपना जो है को ब्रांडिंग करता है। तो उसको जो है आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके अंदर लिखा जाएगा इंटेल इनसाइड। ब्रांड एचपी का है, बट उसके अंदर जो है क्योंकि इंटेल ने इनकॉर्पोरेट किया है, प्रोसेसर इंटेल का है, मदरबोर्ड बहुत सारी चीज़ें इंटेल की हैं, तो वो जो है उसमें इंटेल इनसाइड लिखा रहेगा। तो ताकि जो है वो दोनों को जो है एचपी को भी और इंटेल को दोनों को साथ में रिप्रेजेंट कर सके। अब जैसे आईपॉड होता है, नाइक और एप्पल मिल करके जो बनाते हैं उसको नाइक प्लस आईपॉड बोला जाता है। स्टारबक्स और वीज़ा मिल करके स्टारबक्स रिवार्ड्स वीज़ा कार्ड बना देते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे एसबीआई या एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट के साथ मिल करके एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट का जो है वो बना देते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है मिल करके कई कंपनियां एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके जो है काम करती हैं। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, इंटेल प्रोसेसर जैसे डेल कंप्यूटर्स में होते हैं। प्रमोशनल को ब्रांडिंग होती है, इसमें लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट कोलैबोरेशन होता है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर होता है, जैसे सोनी इरिक्सन फोन्स, सोनी अलग कंपनी इरिक्सन अलग कंपनी है, दोनों मिल करके को ब्रांडिंग करके प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। अभी ब्रांड लाइसेंसिंग की बात करें तो ब्रांड लाइसेंसिंग जो होता है वो परमिशन बेस्ड, कि ये एक फॉर्मल एथराइजेशन जो है ब्रांड ओनर से, कि वो लीगल राइट उस पर्टिकुलर ब्रांड एसेट को यूज करने के लिए किसी को लाइसेंस ग्रांट करता है। तो इसके ये होता है। इसके अलावा डाइवर्स प्रोडक्ट कैटेगरी लाइसेंसिंग जो है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ दिए जा सकते हैं। इसमें अपैरल्स हो सकते हैं, टॉयज, होम गुड्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे डिज्नी लाइसेंसेस जो है आप बहुत सारे आप मर्चेंडाइज में बहुत सारे यूज होते हैं। इसी तरह से ब्रांड कंट्रोल लाइसेंसर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी ब्रांड को जहाँ जहाँ यूज होता है उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और इससे इंश्योर करते हैं कि ब्रांड की इमेज, वैल्यू और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है आपके मेंटेन रहे। रेवेन्यू जनरेशन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी जो ब्रांड का ओनर होता है उसको अ, ये जो है लाइसेंसिंग फ़ी या रॉयल्टी के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम इस पे बात करें एग्जाम्पल के ऊपर तो ब्रांड लाइसेंसिंग एग्जाम्पल जैसे एनएफएल लाइसेंसिंग हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो है स्टार का आप देखेंगे इतने सारे जो है उसके ब्रांड नेम से जो है कितनी सारी चैनल्स वगैरह चलते हैं अलग अलग। तो को ब्रांडिंग कई ब्रांडों के कोलैबोरेशन से मिल करके बनता है, और
ब्रांड लाइसेंसिंग से जो है आप दूसरे ब्रांड को अपना लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपको खुद को भी रॉयल्टी काफ़ी मिल जाती है, लाइसेंसिंग फ़ी मिल जाती है। तो ये सब कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक ब्रांड में, ब्रांडिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आज का ये यूनिट ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले यूनिट में। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस डे।